दोस्तों, ईरान ने अपनी कमर कस ली है इसराइल पर हमला करने के लिए। दुश्मनों को ईरान ने खुला संदेश दिया है। यहूदियों की भीड़ के बीच क्या हमला करने की प्लानिंग है ईरान की। बहुत सारे हथियार भी क्योंकि इकट्ठा कर लिए हैं। एक महीने से लगातार नुमाइश कर अमेरिका और इसराइल को लाल आंखें दिखा रहा है ईरान। अब इन हथियारों का ट्रायल इसराइल पर होगा। इसराइल पर ईरान नाम का तबाही मचाने वाला बादल किस तरह बरसेगा, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। दोस्तों, हफ्ते के अंदर ही गजा के लोगों को वहां से निकालने का काम शुरू हो जाएगा। इसराइल के कट्टरपंथी मंत्री गजा के लोगों को निकालने का जो प्लान बना रहे हैं वो बहुत खतरनाक है और बेशर्मी ये है कि इस प्लान को दुनिया के सामने खुलकर अंजाम देने की बात भी अब कही जाने लगी है। क्या है ये प्लान? इसराइल के खतरनाक खेल को आज डिकोड करेंगे। दूसरी तरफ इसराइल ने लेबनान की सीमा के अंदर नई सैन्य चौकियां बना ली हैं। वहीं इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ खुद अपने ही सुरक्षा अधिकारी खड़े हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका पर भी बात करेंगे, जहां खुद को ही अमेरिका में ही करप्शन की बात ट्रंप ने कही है। पूरा मामला क्या है आगे बताऊंगी, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश कि लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय मुद्दों पर जरूर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले आज बात लेबनान की, क्योंकि शहीद हसन नसरल्लाह के जनाजे में बड़ा धमाका करने की प्लानिंग है। क्या इसराइल अब जनाजों पर भी हमला करेगा? क्या खुद लेबनान का मीडिया अपने ही लोगों में डर फैला रहा है? दरअसल लेबनानी चैनल MTV लेबनान न्यूज ने एक ऐसी खबर चलाई है जिसने पूरे देश में दहशत फैला दी है। दोस्तों, इस चैनल ने यह सवाल उठाया कि क्या इसराइल जनाजे पर हमला करेगा। अब सवाल इस खबर के आने के बाद ये है कि ये क्या महज एक खबर है या फिर एक सोची समझी चाल। जब कोई मीडिया चैनल अपने ही देश की जनता में डर फैलाता है तो इसका फायदा किसे होता है? क्या ये जनता की सुरक्षा के लिए है? नहीं। क्या इससे लोग इसराइल के खिलाफ एकजुट होंगे? नहीं। तो फिर किसे फायदा होगा? सिर्फ और सिर्फ इसराइल को। जब लोग डर में जीते हैं तो वो विरोध करना छोड़ देते हैं और शायद यही इसराइल की असली चाल है। वो ये चाहता है कि डर बनाकर हिजबुल्लाह के जो चीफ थे हसन नसरल्लाह, उनके जनाजे में लोगों को इकट्ठा होने से रोका जा सके, ताकि लोगों की एकजुटता ना दिखे, हिजबुल्लाह के प्रति उनका प्यार, उनका स्नेह ना दिखे। इतिहास गवाह है कि इसराइल हमेशा डर और आतंक का इस्तेमाल करता है। पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब लोगों को डरा कर घरों में बैठाने की कोशिश की गई है। सोचने वाली बात है, लेबनानी मीडिया ही अपनी जनता में डर क्यों फैला रही है? क्या लेबनानी मीडिया और इसराइल का गठजोड़ है? क्या कुछ कनेक्शन है? कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है। दोस्तों, सैयद हसन नसरल्लाह को 23 फरवरी को दफनाया जाएगा। जनाजे की नमाज के 4 दिन पहले एक अनोखा वीडियो सामने आया है, अल जबल से सामने आया है ये वीडियो। और क्या है इस वीडियो में, पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देख सकते हैं आप कि किस तरह से चारों तरफ शहीदों के पोस्टर ही पोस्टर आपको लगे हुए नजर आ रहे होंगे। रोड के किनारे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पोस्टर। एक शहीद के लिए पूरे लेबनान को हिजबुल्लाह के शहीद लड़ाकों के बैनर से पाट दिया गया। दोस्तों, मायासल जबल की गलियां फिर से अब भर भी रही हैं। लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह के झंडों, अपने शहीदों की यादों और हौसले से भरे हुए। अब बात ईरान की। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका और इसराइल की खटिया खड़ी करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि ईरान ने खुद इसराइल पर हमला करने का ऐलान कर दिया है और अब खबर यह है कि बहुत सारे हथियार इकट्ठा कर लिए हैं ईरान ने। पिछले 1 महीने से उनकी नुमाइश भी कर रहा है लगातार। ईरान ट्रायल तो करेगा, वो हथियार सब ठीक ठाक चल रहे हैं, काम कर रहे हैं या नहीं। क्यों दोस्तों? तो ये ट्रायल इस बार इसराइल पर होने वाला है। और इस खबर के बीच ईरानी सेना के जनरल हाजीजादे ने एक बयान दिया है। उन्होंने ट्रू प्रॉमिस 2 का जिक्र करते हुए ये कहा है कि ट्रू प्रॉमिस 2 में हमारा एक लक्ष्य नज़ारिम था, गजा के ठीक बीच में। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन से पहले ईरानी लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी ने खास हिदायत दी थी कि हमास को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ईरानी सेना ने भरोसा दिलाया कि हम सिर्फ ज़योनी सेना के बख्तरबंद और इन्फेंट्री बलों को निशाना बनाएंगे, और हुआ भी वही। ईरान ने अपने वादे के मुताबिक नज़ारिम में ज़योनी सेना की लोकेशन को पूरे सटीकता के साथ निशाना बनाया। एक झटके में दुश्मन के बख्तरबंद वाहन
और सैनिकों की तैनाती ध्वस्त कर दी। तो क्या इस बार भी ईरान कुछ ऐसा ही करेगा? क्या वहां हमला करेगा जहां यहूदियों की भीड़ होगी, या फिर इस बार स्ट्रेटेजी अलग होगी? आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। दोस्तों, स्ट्रेटेजी जो भी हो, तैयारी पूरी है ईरान की हमला करने की। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 में अपनी ताकत का खुलकर प्रदर्शन किया था। जनरल हाजीजादे के मुताबिक इस हमले में 75% यानी कि 75% से ज्यादा मिसाइलें अपने निशाने पर सटीक लगी थी। यह दुनिया के सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में से एक था। ईरान सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि ड्रोन युद्ध में भी सबसे आगे है। ट्रू प्रॉमिस 1 ऑपरेशन में 150 से 160 ड्रोन लॉन्च किए गए थे और पश्चिमी देशों ने खुद ये माना कि इतिहास का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था। ईरानी कमांडर का साफ संदेश है कि हमें अमेरिका को मारने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की जरूरत नहीं है। अमेरिका के ठिकाने हमारे आसपास ही मौजूद है। अगर उन्होंने हमसे पंगा लिया तो उन्हें खुद हमारी रेंज में आना पड़ेगा। ईरान की ताकत अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि उसे किसी की टेक्नोलॉजी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, और ये कमांडर्स का कहना है, कमांडर ने खुद कहा है। अब तो दुनिया ईरानी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम से सीखने लगी है। दोस्तों, इस्राइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अब उसकी प्लानिंग को अंजाम दे उससे पहले ही ईरान ने ऐलान कर दिया कि नेतन्याहू पर हमला करेंगे, जिसके बाद नेतन्याहू और अमेरिका के होश फाख्ता है। अमेरिका भी डरा हुआ है। ईरान के सामने अमेरिका की क्या औकात, क्या हैसियत है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 2019 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी से मिलने पहुंचे थे। उनके पास अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संदेश था, बातचीत के लिए तैयार रहो लिखा था जिसमें, लेकिन खमेनी का जवाब ये था कि ट्रंप इस काबिल ही नहीं है कि मैं उनसे कोई संदेश लूं। और ये बयान तब आया था जब ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या भी नहीं हुई थी। मतलब ईरान तब भी झुका नहीं था और आज भी नहीं झुकेगा, और झुकने का सवाल तब होता जब ईरान कमजोर होता। ईरान की दिनों दिन ताकत बढ़ रही है, वो मजबूत हो रहा है। देखिए ना, ईरान ने अपनी सबसे नई और खतरनाक मिसाइल काइम 118 का अनावरण कर दिया है, यानी कि लॉन्च कर दिया है उसे। ये मिसाइल ग्रेट प्रॉफिट 19 सैन्य अभ्यास के दौरान दिखाई गई, जो ईरान के सबसे बड़े युद्धाभ्यासों में से एक है। दोस्तों, ईरान की सेना यानी कि IRGC देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन रेडिनेस अभ्यास कर रही है। इसका मकसद दुश्मनों के संभावित जो खतरे हैं उसके सामने युद्ध की तैयारियों को बढ़ावा देना है, यानी वो खुद को प्रिपेयर कर रही है, तैयार कर रही है। IRGC के जनरल अमीर अली हाजीजादे का ये भी कहना है कि अगर ईरान हर हफ्ते एक मिसाइल सिस्टम दिखाए तो 2 साल तक नए ठिकाने सामने आते रहेंगे। मतलब ईरान की ताकत का असली अंदाजा दुनिया को अब तक नहीं हुआ है। यानी ईरान के पास कितनी ताकत है, ये आप उनके इस बयान से समझ सकते हैं कि 2 साल तक लगातार वो हथियारों का प्रदर्शन कर सकते हैं। अब अमेरिका और इसराइल को हमला करने से पहले अगर वो सोच रहे हैं, उनके दिमाग में एक ख्याल भी है, तो थोड़ा सोचना चाहिए। दूसरी ओर ईरान अब लेबनान की सीमा के अंदर और ज्यादा घुसपैठ कर रहा है। मरकबा वाला रोड पर एक नई इस्राएली सैन्य चौकी बना दी गई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको साफ तौर पर इस्राएली सेना की चौकी नजर आ रही होगी। दोस्तों, लेबनान में आयता नाम की एक बस्ती अब सिर्फ खंडहर बन चुकी है। इसराइल ने 3 महीने तक इसे लगातार बमबारी से तबाह किया और अब वहां कुछ भी बचा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इसराइल वहां आम नागरिकों को मार रहा है, क्योंकि वो सिर्फ अपने घर के हालात देखने गए थे। जो डर था वही हो रहा है। दोस्तों, इसराइल के कट्टरपंथी मंत्री अब खुलकर बोल रहे हैं गजा के लोगों को जबरदस्ती निकाला जाएगा, यानी कि एथनिक क्लेंजिंग को अब ढका छुपा नहीं रखा जा रहा है, बल्कि खुलकर ऐलान किया जा रहा है। यह सिर्फ कोई बयान नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ गजा के फिलिस्तीनियों को जड़ से मिटाने की तैयारी है। दरअसल इसराइल के कम्युनिकेशन मिनिस्टर शालोमो कारही ने ऐलान कर दिया है कि गजा के लोगों को जबरदस्ती निकाला जाएगा। स्वैच्छिक माइग्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होगी, यानी कि कोई अपनी इच्छा से नहीं जाएगा यहाँ पर, हम निकालेंगे उन्हें, बस जबरन बेदखली होगी उनकी। और ये सिर्फ
कार ही नहीं बल्कि इसराइल के कट्टरपंथी वित्त मंत्री बेजलील स्मोट्रिच ने भी कहा है कि हमें उम्मीद है कि हफ्ते के अंदर गजा के लोगों को बाहर निकालना शुरू कर देंगे। मतलब ये कोई अकेले मंत्री की सनक नहीं है बल्कि इस्राएली सरकार की सोची समझी रणनीति, स्ट्रेटजी या कहें कि साजिश है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी संकेत दे दिया है कि गजा को पूरी तरह बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ ना हमास रहेगा और ना फिलिस्तीनी अथॉरिटी, यानी इसराइल सीधे गजा पर कब्जा कर सकता है और वहां के असली बाशिंदों को खदेड़ सकता है। अब इस साजिश के पीछे अमेरिका की भी मिली भगत सामने आ रही है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि गजा को इसराइल टेक ओवर कर ले और वहां के 24 लाख फिलिस्तीनियों को जॉर्डन और मिस्र भेज दिया जाए। यानी कि खुलेआम एथनिक क्लिंजिंग का प्लान बनाया जा रहा है और जो देश इसे मानने से इनकार कर रहे हैं उन्हें अमेरिका धमकियां दे रहा है। लेकिन यह साजिश इतनी आसान नहीं है। दुनिया भर में इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी ने इसे मूर्खतापूर्ण प्लान यानी कि एक स्टूपिड प्लान बताया है और कहा कि गजा में प्रतिरोध खत्म नहीं होगा बल्कि और मजबूत होगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या दुनिया इस अत्याचार पर चुप रहेगी? क्या फिलिस्तीन के लोगों को यूं ही उनके घरों से उजाड़ दिया जाएगा? और हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, ये सिर्फ गजा की नहीं, इंसानियत की लड़ाई है। अपनी आवाज उठाइए, इस जुल्म के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए ही खड़े होइए, लेकिन खड़े जरूर होइए और दुनिया को बताइए कि हम सभी जबरदस्ती गजा के लोगों के विस्थापन को कभी भी स्वीकार एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, आज इसराइल जो कर रहा है वो नेतन्याहू के सालों पुराने प्लान का ही हिस्सा है। करीब 50 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती जॉर्डन भेजा जाना चाहिए। यानी कि नेतन्याहू जब 28 साल का था तब भी यही राय थी फिलिस्तीन को लेकर उसकी। कर्मों का फल तो नेतन्याहू को मिल ही रहा है अभी भी। दोस्तों, इस्राएली मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सुरक्षा अधिकारियों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। नेतन्याहू ने कई अहम सुरक्षा बैठकें की लेकिन शिन बेट और मोसाद के प्रमुखों को नहीं बुलाया है। अब अमेरिका की बात करते हैं। ट्रंप ने खुद ये कबूल किया है कि अमेरिका बहुत भ्रष्ट हो चुका है, बहुत करप्शन है अमेरिका में, लेकिन वो इसे ठीक करने का दावा कर रहे हैं। क्या वाकई अमेरिका अपने अंदरूनी हालात संभाल सकता है? क्या वाकई ट्रंप करप्शन खत्म कर सकते हैं? वही ट्रंप जो गजा को जो है गजा के लोगों को बाहर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वही ट्रंप जो आए दिन इसराइल का साथ युद्ध अपराधी का साथ देते हैं, वही ट्रंप जो हथियार देने की बात करते हैं, क्या वो अपने देश से करप्शन खत्म कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अभी तक देख रहे हैं, लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक करिए और दोस्तों शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।